जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एसजी की ट्रिक में। आज की वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हो, हिंदी के पूरे 40 प्रश्न जो कि यूपीएससी का एग्जाम हुआ था 2/12/2021 को, उसकी पहली शिफ्ट थी। उसमें जितने भी 40 प्रश्न आए थे उन सभी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें हमने जीके जीएस और मूल विधि के 40 प्रश्नों को डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लेना। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। एसजी की ट्रिक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ऑप्शन है दृग, ताला, तमोली, द्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रक। द्रक हमारा तत्सम है, बाद बाकी सभी तद्भव हैं। द्रक का तत्सम क्या होता है? द्रक होता है। ताला का तालक होता है। तमोली का तांबुलिक होता है। भीतर का आभ्यंतर होता है। आगे चलते हैं। इनमें से अल्पविराम का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारा अल्पविराम का चिन्ह होता है। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा योजक चिन्ह होता है, और ऑप्शन सी की बात करें तो ये हमारा प्रश्नवाचक होता है। ऑप्शन डी की बात करें तो ये हमारा विस्मयादिबोधक होता है। अल्पविराम चिन्ह की पहचान क्या होती है और ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे? राजू ने सेब अल्पविराम, पपीता अल्पविराम, केले आदि खरीदे। उम्मीद है आप सभी अच्छे समझ चुके होंगे। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। आगे चलते हैं। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? ऑप्शन आपको दिए गए। संयुक्त सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दुकान पर कोई आया है, इसमें कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं। ये हमारा गद्यांश आ गया है, तो एक बार गद्यांश को हम पूरा पढ़ेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदनशील मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौड़ स्थान देकर या शिक्षित जन को उसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन परिवार से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी वे पहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दम्भ करते हुए हम घर में बावन ही बने रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद भी कहा जा सकता है। ये था हमारा पूरा गद्यांश। इसमें से हम जितने प्रश्न हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। अब उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हुआ? ऑप्शन है आपके। हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम, हमारी सांस्कृतिक परंपरा। ऑप्शन डी है शिक्षित जन और सामान्य जनता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। जैसा कि हम गद्यांश में पढ़ के आए हैं, शिक्षा और पाठ्यक्रम, शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम के बारे में बात हुई है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? हम पढ़ के आ चुके हैं। ऑप्शन है अंग्रेजी हिंदी दोनों में, मिश्रित भाषा में, विदेशी भाषाओं में। ऑप्शन डी है हमारा भारतीय भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय भाषा में। आगे उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? ऑप्शन है खुशहाल जीवन प्रवाह से, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं सामयिक जीवन प्रवाह से दूर जा पड़े हैं, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन से इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से
उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्वाव्यापी, सर्वव्यापी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वव्यापी। आपसे शुद्ध लिखने के लिए पूछ सकता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सर्वव्यापी। आगे है पुत्र शोक में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? ये बनेगा हमारा पुत्र के लिए शोक। आगे चलते हैं। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है महत्व, व, त्व, मह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्व। महत्व में त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। त्व प्रत्यय से बने शब्द इस प्रकार हैं। इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उनको देख लेते हैं। महत्व, गुरुत्व, लघुत्व, व्यक्तित्व, देवत्व, अपनत्व आदि। उम्मीद है सभी अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। राम लक्ष्मण से लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान क्या होती है? जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे लिखना से बनेगा हमारा लिखाना, लिखवाना। खाना से खिलाना, खिलवाना। काटना से कटाना और कटवाना। इसके दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ये हमारा प्रथम है, ये हमारा द्वितीय है। आगे चलते हैं। प्रश्न है कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, नाटक, उपन्यास, डी है हमारा आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाटक। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? नाटक। आप इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो, कोर्ट मार्शल हो रहा है या नाटक हो रहा है, ऐसे आप याद कर सकते हो उसको। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का सर्वश्रेष्ठ नाटक है जो सन 1991 में प्रकाशित हुआ था। स्वदेश दीपक द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध नाटक इस प्रकार हैं। नाटक बाल भगवान, कालकोठरी, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता। उम्मीद है सभी अच्छे से समझ चुके होंगे। धीरे धीरे सभी रचनाओं को हम कवर करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वर्ण, उच्चारण, पद, शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, तथा व्यंजनों की संख्या होती है, टोटल हमारे व्यंजन होते हैं हमारे 33। आगे चलते हैं। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन है प्राची, उदीची, प्रतीची, अवाची। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राची। आपको दे रखे हैं सभी चारों दिशाओं के बारे में जान लेते हैं। प्राची पूर्व का, उदीची उत्तर, प्रतीची पश्चिम, अवाची दक्षिण। आपको ऐसे याद रखना है, मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको कन्फर्म याद हो जाएगा। पूर्व की प्राची, पश्चिम की प्रतीची, पूर्व की प्राची, पश्चिम की प्रतीची, उत्तर की उदीची, दक्षिण की अवाची। उत्तर की उदीची, दक्षिण की अवाची। एक बार अपने आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे चलते। इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है गार्गी, आंडाल, अपाला, राबिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंडाल। आलवार महिला संत का नाम क्या है? आंडाल। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त आलवार कहलाते हैं। आपसे पूछ ले कि आलवार कौन कहलाते हैं? विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? आलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है, जिनमें मात्र एक महिला संत थी जिन्हें आंडाल के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम दक्षिण भारत की मीरा के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इनमें से हानुस नाटक के लेखक कौन है? हानुस नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्वदेश दीपक, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, सुरेंद्र वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। हानुस नाटक के लेखक कौन है? भीष्म साहनी।
हानुस नाटक के लेखक भीष्म साहनी जी हैं। इसका प्रकाशन सन 1977 में हुआ था। भीष्म साहनी जी की अन्य नाटक कृतियाँ भाग्य रेखा, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में। आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है कबीरदास, रविदास, तुलसीदास, सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविदास। बेगमपुरा की अवधारणा को किस कवि ने प्रस्तुत किया है? रविदास ने। आगे चलते हैं। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शन है 2004, 2007, 2006, 2005। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2005। आपको ऐसे याद करना है। कुंवर बोलते हैं ज़्यादा, कुंवर को हम बोलते हैं जैसे राजा महाराजाओं को कुंवर बोलते हैं, और जैसे कोई छोटा बच्चा होता है उसको भी कुंवर बोल देते हैं। तो वो भी 5 साल का है, ऐसे याद कर सकते हो आप। कुंवर नारायण 2005 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद कर सकते हो। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, आपको जैसे उचित लगे। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारती, चंचला, अमला, इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारती। दिए गए विकल्पों में भारतीय शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि चंचला, अमला, इंदिरा, श्री कमला, हरिप्रिया, पद्मा, रमा आदि लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द हैं। भारती, बागेश्वरी, बागदेवी, शारदा, हंसवाहिनी, सरस्वती, ज्ञानदा आदि समानार्थी शब्द हैं, जो कि सरस्वती के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? ये विराम चिन्ह का दूसरा प्रश्न है। ऊपर एक अल्पविराम का आया था, अब ये दूसरा प्रश्न आया है। ऑप्शन है पूर्णविराम, अर्धविराम, निर्देशक चिन्ह और अल्पविराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्धविराम। अर्धविराम की पहचान क्या होती है? जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों तब अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्योदय हुआ, अर्धविराम, अंधकार मिटा, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20। इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह देव, गुरु नानक देव। ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव। सिखों के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन उनके 5वें गुरु अर्जुन देव ने के द्वारा 1604 ईस्वी में किया गया। आपसे पूछे कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो इनके 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहब का दूसरा नाम क्या है? आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 21। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ऑप्शन है ग, त, च और प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प। पूरा प वर्ग हमारा ओष्ठ ओष्ठ उसका उच्चारण होता है। प वर्ग का ओष्ठ उच्चारण होता है। प वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। शेष विकल्पों में से दिए गए वर्णों के उच्चारण स्थान का विवरण इस प्रकार है। जो हमारा ग होता है ये हमारा कंठ होता है, पूरा क वर्ग होता है कंठ होता है, तो हमारा दंत्य होता है, और च वर्ग हमारा तालव्य होता है, और प वर्ग हमारा ओष्ठ होता है। आपको ऐसे याद रखना है। आगे चलते हैं। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है 3, तीसरा, तिगुना, तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। ये हमारा गणनावाचक है। वह संख्यावाची विशेषण जो पूर्णांक बोध और अपूर्णांक बोध के रूप में गिनने योग्य हो उसे गणनावाचक विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। अन्य विकल्पों में दिए गए विशेषण शब्दों के विवरण इस प्रकार हैं। तीसरा हमारा क्या होता है? ये क्रमवाचक है। तिगुना होता है आवृत्तिवाचक, और तीनों होता है हमारा समुदायवाचक। आप देख सकते हो और अच्छे से समझ चुके होंगे आप। दोस्तों, आपको वीडियो हमारी अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए पे बैठा है आपका ड, ऑप्शन बी है आपका झ, ऑप्शन सी है ढाढ़क्कन, ऑप्शन डी है आपका छ, जिसे हम ख भी बोल सकते हैं।
क्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्ष। ऑप्शन डी में दिया गया क्ष संयुक्त व्यंजन है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसमें आधा क आएगा, जिसके का के नीचे हलंत आएगा धन, और ये अभिषेक वाला शाह आएगा इसमें। आगे चलते हैं। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, तो उनको देख लेते हैं एक बार। छत्र ज्ञ श्र। छ हमने अभी पढ़ा है, आधा का जिसके नीचे हलंत आता है और अभिषेक वाला शाह होता है। त्र में तो ता के नीचे हलंत आएगा और रा आएगा, और ज्ञ में आएगा जा के नीचे हलंत आएगा और आपका यहाँ आएगा आगे श्र। तो इसमें सीटी वाले सा के नीचे आपका हलंत आएगा और रा आएगा। ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी है, तो संयुक्त वर्ण हमारे होते हैं 8, जो कि 4 और 4 व्यंजन होते हैं, 4 स्वर होते हैं। तो इस प्रकार से 8 होते हैं संयुक्त वर्ण के वर्ण, अगर आपसे पूछेगा तो। और आपसे अगर पूछे कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो संयुक्त व्यंजन 4 हैं, और संयुक्त वर्ण वर्ण की बात करें तो संयुक्त वर्ण आपके 8 होते हैं। आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न है, पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु समास, अव्ययीभाव, द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विगु समास। पंचामृत में द्विगु समास है वह सामासिक शब्द जिसका पूर्व पद संज्ञावाची विशेषण हो तथा समस्त पद किसी समूह का बोध करा रहा हो, द्विगु समास कहलाता है। इसके और उदाहरण देखते हैं। त्रिफला, अष्टाध्यायी, चौराहा, पंचतत्व, त्रिवेणी, दोपहर आदि। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है गोविंद स्वामी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी हरिदास, ऑप्शन डी आपका छीत स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिदास। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है इनमें से? हरिदास नहीं है। अष्टछाप 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था। इसकी स्थापना महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने की थी। अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। अष्टछाप में सम्मिलित 8 कवियों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला है कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। एक बार फिर से देखेंगे। कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। ये हमारे अष्टछाप के कवि थे। यदि आपसे पूछे कि अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं, तो अष्टछाप का जहाज कहते हैं सूरदास को। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है बांगरू, कन्नौजी, अवधी और तेलुगु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलुगु। तेलुगु बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं बल्कि द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। बांगरू हरियाणवी तथा कन्नौजी बोली पश्चिमी हिंदी एवं अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। याद रखना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन है दिवाली, द्विवेदी, दोलिका, ऑप्शन डी आपका धात्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिवाली। दिवाली हमारा तद्भव है। दिवाली का तत्सम क्या होगा? दीपावली। दूबे का हो जाएगा द्विवेदी, दाई का हो जाएगा धात्री और दोना का हो जाएगा द्रोड़। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम हैं, मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना है। मैंने पुस्तक पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये होना चाहिए, तो ये गलत है। राम के अनेकों नाम हैं, राम के अनेक नाम हैं, ये होना चाहिए, ये भी गलत है। मैंने पुस्तक पढ़ी, ये सही हो जाएगा। मेरे को जाना है, मेरे को नहीं आएगा, इसमें आएगा मुझे जाना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सुनीति कुमार चटर्जी, पी सुब्बोरायन, जीवी पंत, बीजी खैर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीजी खैर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में प्राप्त शक्तियों के आधार पर 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। यदि आपसे पूछे कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो वो किया गया था 7 जून 1955 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर थे। इनका पूरा नाम ये था। बीजी खैर का पूरा नाम क्या था? बाल गंगाधर खैर। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30।
इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन है हिंदी, मराठी, मलयालम, गुजराती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलयालम। ये बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है, बल्कि ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। मलयालम भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है, मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है, जबकि हिंदी, मराठी एवं गुजराती बहुरूपीय परिवार की भाषाएं हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन है पूर्व वर्तमान का, तात्कालिक वर्तमान का, सामान्य वर्तमान का, संदिग्ध वर्तमान का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व वर्तमान। पूर्व वर्तमान आए या आसन्न भूतकाल, एक ही बात है। जैसे कि वह आया है, इसका दूसरा नाम होता है आसन्न भूतकाल या पूर्व वर्तमान काल, एक ही बात होती है दोनों की। वह आया है वाक्य पूर्व वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान समय में क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने का बोध होता है, पूर्व वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। वह आया है, मैंने फल खाए हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? ऑप्शन है पौर्वात्य, शाश्वत, पूर्ववर्ती, विदेशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौर्वात्य। पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा? पौर्वात्य। शब्द हमारा पाश्चात्य, इसका हो जाएगा पौर्वात्य। शाश्वत का हो जाएगा क्षणिक, पूर्ववर्ती का हो जाएगा उत्तरवर्ती या परवर्ती, विदेशी का हो जाएगा देशी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन है कर्म, संप्रदान, अपादान, कर्ण कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रदान कारक। गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान का। गरीबों को दान दो, इस वाक्य में गरीब शब्द संप्रदान कारक का उदाहरण है। जब कर्ता के द्वारा दान देने की क्रिया हो, उसको संप्रदान कारक, उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी, उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी। वह भिखारी को कंबल देता है, यहाँ भी आपका संप्रदान कारक है। आगे चलते हैं। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? ऑप्शन है सामान्य भूत में, सामान्य वर्तमान में, संदिग्ध भूत में, सामान्य भविष्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य भूत में। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सामान्य भूत में होता है। उदाहरण राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35। घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है उत्सव मनाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, दीपावली मनाना, विवाह करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अनेक अर्थ होता है, मुहावरे का अनेक अर्थ होता है। बहुत अधिक खुशी मनाना, अत्यंत प्रसन्न होना। अगर ये नहीं आएगा तो ये भी आ सकता है, बहुत अधिक खुशी मनाना, अत्यंत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। रमेश को नौकरी मिलने पर उसके परिवारजनों ने घी के दिए जलाई। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, अद्भुत लाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रकांता। चंद्रकांता रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता हिंदी के आरंभिक उपन्यासों में से एक है, जिसके लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। यह उपन्यास अपने समय में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आगे है प्रश्न नंबर 37। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है इया, अया, वेया, एया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इया। छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय? इया। छलिया शब्द में इया प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहलाते हैं। अन्य प्रत्यय शब्द जैसे जड़िया, गुनिया तथा लकिया, इन सभी में क्या होता है? इया प्रत्यय। अगर हम छलिया को तोड़ेंगे कैसे टूटेगा?
छल धन ईया, ये हो जाएगा छलिया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? शब्द के अंत में, शब्द के पहले, शब्दों के बीच में, वाक्य के अंत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्द के पहले। उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय आपका बाद में जोड़ा जाता है। जैसे देख लेते हैं, प्रयत्न, प्रयोग, प्रहार, प्रभार, प्रयोजन, इन सभी में प्रय हमारा उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन है मैं, से, ने, को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, को। दिए गए विकल्पों में को परसर्ग कर्म कारक का चिन्ह होता है। आगे हम एक बार सभी कारक को एक बार देख लेते हैं। इधर कारक दे रखें, इधर परसर्ग हैं। कैसे? एक साथ बोलना है। कर्ता ने कर्म को कर से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से लगाव संबंध काकी के नानी रे रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे। एक बार झटके में बोलना है आपको एक साथ। कर्ता ने कर्म को कर से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से लगाव संबंध काकी के नानी रे रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे अजी। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 40, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है मैं, तू, वह, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तू। तू हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दिए गए विकल्पों में तू सर्वनाम के शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि मैं उत्तम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह हमारा अन्य का है और मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं उत्तम का है, वह अन्य का है और तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप चैनल पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।